नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की। और आप सभी साथियों को पता राजस्थान के अंदर राजनीति विज्ञान का पेपर है वो आपका 28 मार्च को होने वाला है। तो साथियों, आज हम इस पेपर को है वो कंप्लीट देखेंगे और आपको लास्ट के अंदर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सही किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। पूरा पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को साथियों लाइक जरूर करना और शेयर भी कर सकते हैं आप सभी। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं पेपर के ऊपर परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश है वो देखने को मिलते हैं। इन सभी को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। इसके बाद साथियों आपको देखने को मिलता है पेपर के अंदर खंड ए। तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर लिखो। तो सबसे पहले सेक्शन ए या खंड ए है वो जरूर लिखना ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे। और साथियों आप ब्लैक पेन का यूज है वो भी आप सभी कर सकते हैं। कोई भी समस्या वो नहीं होती। बोर्ड एग्जाम के अंदर ब्लैक पेन का यूज है वो आसानी से आप सभी कर सकते हैं, हेडिंग बनाने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं साथियों एमसीक्यूज के क्वेश्चन और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव है वो होता है, यानी कि जन्म होता है? तो बिल्कुल साथियों जन्म होता है 15 देशों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों। अब बात करें साथियों सोवियत संघ का विघटन है वो कब होता है? तो आप सभी को पता है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन है वो हो जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। ठीक है, यहाँ पर किसकी मुद्रा का नाम पूछ रहा है? यूरोपीय संघ की। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है साथियों यूरो। ठीक है, बात करें साथियों रूस की मुद्रा का नाम। ठीक है, किसकी मुद्रा का बात करें? रूस की मुद्रा की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों रूबल। ठीक है, रूस ए रूबल। बात करें साथियों भारत की, तो भारत की आप सभी को पता है कि रुपया हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम हुआ। तो क्या होता है साथियों? आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के स्थान पर नए देश का जन्म हो जाता है और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। तो वहां पर होता है साथियों बांग्लादेश का उदय। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि बांग्लादेश का जन्म कब होता है? 1971 के अंदर होता है। ठीक है, ये भी आप सभी को याद है वो होना चाहिए, देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर कई बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है कि इसे गेट के नाम से भी जानते हैं, GAAT। ठीक है, गेट के नाम से भी जानते हैं, नहीं सॉरी GAAT, इसे गेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना होती है साथियों 1948 के अंदर। कब होती है गेट की स्थापना? 1948 के अंदर गेट की स्थापना है वो होती है। और बात करें साथियों विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो आप सभी को पता है कि जनवरी 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की। ये भी आप सभी को याद है वो रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक है वो नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि वफल राज्यों का निर्माण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक है वो किसने प्रकाशित है वो की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लब ऑफ रोम ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं का प्रभाव है वो बढ़ा है, उस सीमा तक प्रभाव है वो नहीं बढ़ा है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे? तो आप सभी को पता है कि लोगों की आवाजाही का प्रभाव है वो नहीं बढ़ा है साथियों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो राइट जवाब हो जाएगा। पूंजी का भी बढ़ा है साथियों, व्यापार का भी बढ़ा है और संचार का भी बढ़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये अपने फर्स्ट चैप्टर से लिया हुआ है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से। क्या कहता है कि 1948 में
भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ है वो किसने ली थी? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों चक्रवर्ती सी राजगोपाली, यहाँ पर सी राजगोपालाचार्य वो राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है 10वां क्वेश्चन, ये कहता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? ठीक है, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा साथियों धीरज, यानी कि धीरे धीरे कार्य करना। यहाँ पर आपको राइट जवाब बताना होगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। बात करें साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो क्या था, तो आप सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 के अंदर चली थी और 1956 तक चलती है। कब तक चलती है? 1956 तक चलती है। इसकी बात करें, इसके ऊपर किस पर बल दिया गया था? इस पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि के ऊपर बल है वो दिया गया था, यानी कि खेती बाड़ी के अंदर। ठीक है, बात करें इसके योजनाकार की, तो वो हो जाएगा साथियों के एन राज। ठीक है, क्या हो जाएगा? के एन राज इसके योजनाकार हो जाएगा। बात करें साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, आपको दो ही ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो बात करें 1956 के अंदर से लेकर 1961 के बीच में चलती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। बात करें इसके योजनाकार की, तो वो हो जाएगा साथियों पिस्सी महालनोबिस। ठीक है, पिस्सी महालनोबिस आपको बताना है। याद कैसे रखोगी? पिस्सी महल कितने हैं? 9 और 20। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब है वो आप सभी नहीं भूलेंगे। यानी कि पिस्सी मतलब कंप्यूटर, और महल कितने हैं? 9 और 20, यानी कि पिस्सी महालनोबिस हो जाएगा। बात करें साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किसके ऊपर बल दिया गया था, तो वो दिया गया था साथियों उद्योगों के ऊपर। ठीक है, यानी कि नए नए लोग आए थे साथियों, उन्होंने कहने लगे कि साथियों क्या करेंगे कृषि के ऊपर हम बल देकर। अब बात करते हैं साथियों उद्योगों की, यानी कि नए नए कारखाने वो खोलते हैं। नया नया आदमी था साथियों ये पीसी महालनोबिस, तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों ये। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है 11वां क्वेश्चन, ये कहता है कि सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म होता है, तो आप सभी को पता है अभी अभी बांग्लादेश का जन्म है वो होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, ये कहता है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा है वो किसने दिया था, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम मनोहर लोहिया ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है 13वां क्वेश्चन की द्रविड़ आंदोलन के परिणेता है वो कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईवी रामास्वामी नाइकर, जिसे साथियों पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रख लें साथियों, इसको किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला कि पेरियार के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वहां पर आपको करना होगा ईवी रामास्वामी नाइकर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है साथियों 14वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा दल अखिल भारतीय दल है? ठीक है, यानी कि बड़ा दल है साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। और ये है साथियों क्षेत्रीय दल। ठीक है, जैसे कि तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये कौन से दल है? क्षेत्रीय दल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और एग्जाम के अंदर साथियों ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है 2024 के अंदर, यानी कि 2 अखिल भारतीय दलों के आपको नाम लिखने थे। जैसे कि एक तो हो जाएगा साथियों कांग्रेस पार्टी, दूसरे की बात करें बीजेपी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते थे। 2024 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। साथियों छोटे क्वेश्चनों से ही बड़े क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हमें छोटे क्वेश्चन है वो ज़्यादा तैयार करने हैं। और आप सभी को पता है कि छोटे क्वेश्चन है वो ज़्यादा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगले 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका वो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार पटेल की रहती है। और बात करें साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, वो भी साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करेंगे साथियों फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों की, और यहाँ पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको है ना पूरी की पूरी लाइनें वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों के अंदर आपको बस सीधा जवाब है वो देकर आपका काम है वो समाप्त करना है। ठीक है, या नहीं कि आप पूरी लाइनें लिख दो, तो आपके नंबर तो वैसे नहीं काटे जाते, लेकिन ये तरीका सीधा साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम के टाइम की बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए हमें टाइम का अच्छे प्रकार से ख्याल है वो रखना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर की, तो वो हो जाएगा साथियों सिंधु जल संधि। ठीक है, किसने किए थे? भारत और पाकिस्तान ने किए थे। और साथियों सदस्यता वो किसने की थी? यानी कि विश्व बैंक ने की थी साथियों। और कब की थी? 1961 के अंदर। 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है साथियों। ठीक है, तो इसे अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जैविक हथियार संधि, खालिस्तान से ज्यादा देशों के ने हस्ताक्षर संधि पर हस्ताक्षर वो किए थे, तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर वो किए थे।
अब बात करते हैं साथियों जैविक हथियार संधि, ठीक है, BWC साथियों, ये कब लागू हुई थी साथियों, ठीक है, तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों 1972 के अंदर, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 1972 के अंदर, शुरुआत होती है जैविक हथियार संधि की। और आप सभी को पता कि एक संधि और है CWC, कौन सी संधि है, CWC, ये कब लागू हुई थी साथियों, तो ये लागू हुई थी साथियों 1992 के अंदर, ठीक है। कब लागू हुई थी, 1992 के अंदर लागू हुई थी। बात करें इसके ऊपर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 181 प्लस देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर वो करते हैं। और एक संधि और है साथियों परमाणु अप्रसार संधि, तो वो लागू होती है साथियों 1968 के अंदर। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु अप्रसार संधि 1968 के अंदर लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को खालिस्तान जलवायु समझौते का अनुमोदन है वो किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों पेरिस जलवायु समझौते। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें चौथे क्वेश्चन की, ये कहता है कि खालिस्तान पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, यानी कि जोर दिया गया था, तो अभी बात की थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री 1964 में खालिस्तान तक भारत के प्रधानमंत्री वो रहे हैं, तो 1964 से लेकर 1966 तक, ठीक है, ये प्रधानमंत्री रहते हैं साथियों। और आप सभी को पता है ये दूसरे भारत के प्रधानमंत्री वो बनते हैं साथियों, ठीक है, तो ये आप सभी को याद कर लेना। और आप सभी को पता है कि इनका एक प्रसिद्ध नारा भी है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। एक नारा और है साथियों इंदिरा गांधी ने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ये नारे कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों, 2022 की 24 के एग्जाम के अंदर देखने को भी ये मिला हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बात करें साथियों विपक्ष ने कौन सा नारा दिया था इंदिरा गांधी की तरफ से, तो वो हो जाएगा साथियों इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, तो ये आप सभी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है साथियों कि छठा क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र की को भारत से जोड़ने वाली राहदारी खालिस्तान किलोमीटर लंबी है, तो 22 किलोमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सातवां क्वेश्चन कहता है कि 1947 में खालिस्तान तक बांग्लादेश भारत पाकिस्तान का अंग था, ठीक है, यानी कि उस समय बंटवारा है वो नहीं होता है, तो 1971 तक, 1971 के अंदर बांग्लादेश का निर्माण है वो हो जाता है। अगले देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि एक पंक्ति के अंदर उत्तर देना है या आपको एक लाइन के अंदर उत्तर है, सॉरी एक शब्द के अंदर उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे, तो वो हो जाएगा साथियों बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है, यहाँ पर ये जवाब हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बारहवें दक्षेश सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर वो किए गए थे, तो वो हो जाएगा साथियों मुक्त व्यापार संधि के ऊपर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पारंपरिक बाह्य सुरक्षा नीति के कोई 2 तत्व आपको लिखने हैं, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो शक्ति संतुलन हो जाएगा। और बात करें साथियों दूसरे की, तो वो हो जाएगा साथियों गठबंधन बनाना की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं, तो वो करते हैं साथियों वैश्वीकरण का। किसका करते हैं, वैश्वीकरण का विरोध है वो करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था, और आप सभी को पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है, 1997 के अंदर होता है साथियों। कब होता है, 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल है वो होता है। कहाँ पर होता है साथियों, जापान के क्योटो शहर के अंदर, ठीक है, जापान के क्योटो शहर के अंदर होता है, एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका काम क्या था साथियों, तो आप सभी को पता कि इसका मुख्य काम था साथियों ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को कम करना, ठीक है, ये आप सभी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन साथियों 2023 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये देखने को मिला है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या था, और ये एमसीक्यूज के अंदर देखने को मिला था। तो इसीलिए कहता हूं साथियों जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाते हैं वो आपको फिलिंग द बैलेंस, एमसीक्यूज या वन लाइनर 2 नंबर वाले के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इनको अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लिया करूँ। आगे बात करते हैं साथियों। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि विदेश नीति से क्या अभिप्राय है, ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए एक नीति बनाता है जिसे हम बोलते हैं विदेश नीति, ठीक है। और भारतीय विदेश नीति के जनक कौन हो जाएगा साथियों, तो आप सभी को पता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि JLN हो जाएगा शॉर्ट के अंदर। क्या करोगे, JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था की स्थापना वो की है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा नीति आयोग की स्थापना वो करती है। और आप सभी को पता है कि
इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष हो जाएगा साथियों, आप सभी को पता है प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान के अंदर साथियों इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना कब होती है साथियों? तो योजना आयोग की स्थापना होती है साथियों 1950 के अंदर। ठीक है, 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां ये क्वेश्चन कहता है साथियों, देखो क्या कहता है कि प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, वर्तमान में इस दल का चुनाव चिन्ह है वो क्या है? तो प्रारंभ में आप सभी को पता है कि 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह था साथियों कांग्रेस का, और वर्तमान के अंदर साथियों हाथ के पंजे का निशान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है 9वां क्वेश्चन? ये कहता है कि धारा 370 वह किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, यानी कि J&K से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि मंडल मुद्दा से आपका क्या आशय है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों 25 नहीं होगा, यहाँ पर 27% आरक्षण की मांग करना साथियों, और विरोधियों के चलने वाले विवाद को मंडल मुद्दा है वो कहा गया है। तो ये आप सभी इसके अंदर साथियों बता सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है अपना, और खंड ब के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का देखने को मिलेगा, और आपको उत्तर वो 50 शब्दों के अंदर देना है। यानी कि साथियों आपको 5 या 6 लाइनों के अंदर आपका उत्तर वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 लाइनें लिख दी, तब आपका जवाब है वो गलत माना जाएगा, और टीचर वो सोचेगा कि इसने तो क्या कर रखा है, घसीटे मार रखे हैं, यानी कि इसको कुछ नहीं आता, इसने बस लाइनें लिखने से मतलब है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, शब्द सीमा का आपको जरूर ख्याल है वो रखना है। देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि आसियान विजन 2020 की कोई 2 आपको मुख्य बातें आपको बतानी है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं? तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं कि आसियान द्वारा टकराव की जगह साथियों बातचीत के द्वारा हल निकालने की नीति पर बल है वो दिया गया है। एक तो ये बता सकते हैं। दूसरा साथियों आप सभी बता सकते हैं कि आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, और दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा साथियों सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना है वो बात है वो इसके अंदर की गई थी। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ये आप सभी देख सकते हैं। एक सेकंड। देखो साथियों 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेश की सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो करना है। कोई 2 रीजन आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप सभी क्या बता सकते हैं? आप सभी बता सकते हैं कि सार्क के देशों का मानना है कि साफ्टा के माध्यम से भारत यहाँ के बाजार को हस्तगत है वो करना चाहता है, और यहाँ की राजनीति को साथियों प्रभावित है वो करना चाहता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं साथियों कि दक्षेश के देशों में दक्षिण एशिया की पहचान में कमी आई है साथियों, और सार्क की समस्याओं के कारण चीन तथा अमेरिका वो साथियों उसके अंदर यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाने लगे हैं। कौन कौन देश? चीन तथा अमेरिका। चीन तथा अमेरिका यानी कि उनके पैर हैं वो फैल गए हैं इसके कारण से। ठीक है, तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। दक्षेश की स्थापना कब होती है साथियों? तो वो होती है साथियों 1985 के अंदर दक्षेश की स्थापना है वो होती है, जिसे हम सार्क भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है। ये कहता है साथियों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर कई देशों को ऐतराज क्यों है, स्पष्ट करना आप सभी को। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वो हो जाएगा साथियों 5 स्थायी सदस्य हैं साथियों। और बात करें साथियों इनके नाम की, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछता है, तो ABCFR। ठीक है, और ये क्वेश्चन साथियों 2024 के एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी 2 सदस्यों के नाम वहां पर पूछे थे। ठीक है, 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इनके नाम आप सभी इस प्रकार से याद रखेंगे। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस। ये नाम आप सभी को याद करना है। बात करें सुरक्षा परिषद के अंदर 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। कितने होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2 वर्ष का साथियों इनका कार्यकाल है वो होता है। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐतराज की बात हो रही है, यानी कि क्यों मतभेद है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर साथियों आप सभी बताएंगे। आप सभी को पता है कि भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसी कई महाशक्तियां साथियों वो भी सुरक्षा परिषद के अंदर अपना स्थायी सदस्य है वो अपना भाग लेना चाहती हैं। तो उनको भी साथियों सुरक्षा परिषद के अंदर शामिल है वो करना पड़ेगा, क्योंकि वे भी तो महाशक्ति बनने के लिए लायक हो रही हैं। उनके पास भी भारत के जैसी शक्ति है वो बनी हुई है।
तो ये आप ये सभी इसके अंदर बता सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों का मौजूदा सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं 2 पॉइंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि सुरक्षा की धारणा अपने आप में बुराईदार धारणा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप सभी क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर आपको लिखना होगा साथियों कि सुरक्षा की धारणा है अपने आप में बुराईदार है, क्योंकि इसकी धारणा हर सदी में एक समान है वो नहीं होती। विकासशील देशों को बेरोजगार, भुखमरी तथा आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन से खुद की सुरक्षा वो करनी होती है, जबकि विकसित देश हैं वो पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक तापवृद्धि जैसी समस्याएं हैं वो ज़्यादा फैला रहे हैं, तो उनको साथियों स्वयं की सुरक्षा वो नहीं करनी होती है। तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। आगे देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि मूलवासी से आप क्या समझते हैं। तो मूलवासी के अंदर आप सभी क्या बताएंगे कि मूलवासी ऐसे लोगों का साथियों वंशज है जो साथियों एक देश के अंदर कई समय से रह रहे हैं, यानी कि कई सालों से, यानी कि 20 साल से 50 साल से रह रहे हैं साथियों, तो वो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा मूलवासी, यानी कि निवास कर रहे हैं साथियों, अपनी जनजाति बना रखे हैं, जाति बना रखे हैं इस प्रकार से। ठीक है, और वो अपनी साथियों परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज का पालन भी कर रहे हैं और उनके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बने हुए हैं, तो उन्हें बोलते हैं साथियों मूलवासी। ये आप सभी को बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने में किस प्रकार सहायक व सिद्ध होती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों पर आधारित काम है वो किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार है वो रखता है। बात करें साथियों, इसी कारण से भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने में सहायक है वो सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन साथियों मिलान चिन्ह वाला, तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे। तो पहले का उत्तर हो जाएगा साथियों अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसके राइट जवाब हो जाएगा साथियों जैसी कुमार रप्पा। ठीक है, दूसरा साथियों पंचवर्षीय योजना, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1951 हो जाएगा। बात करें साथियों ऑप्शन सी ऑप्शन क्या कहता है कि विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद, तो वो हो जाएगा साथियों पीसी महालनोबिस। और गह ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र, तो वो हो जाएगा साथियों धीरे, यानी कि धीरे धीरे काम करना, यानी कि धीरज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस की फूट यानी कि विभाजन के किन्हीं 2 कारणों का आपको उल्लेख है वो करना है। तो क्या बताएंगे 11वें क्वेश्चन का राइट जवाब आप सभी बताएंगे कि 1967 के चुनावों में मिली कांग्रेस पार्टी को हार, क्योंकि साथियों कांग्रेसी दक्षिणपंथी दलों के साथ, जबकि कुछ कांग्रेस वामपंथी दलों के साथ समझौते का समर्थन कर रहे थे, इसी कारण कांग्रेस में है वो मतभेद है वो बढ़ गया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि जहाँ पर दक्षिणपंथी और वामपंथी देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर तो लड़ाई है वो 100% देखने को आपको मिलती है। दूसरा पॉइंट आप सभी लिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सदस्यों में 1967 में होने वाली राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतभेद है वो पाया गया था साथियों, और कांग्रेस पार्टी का विभाजन का यह सबसे तात्कालीन कारण था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि हमारी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जनसंचार माध्यमों के कामकाज पर आपातकाल का क्या असर होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को पता साथियों आपातकाल के दौरान जनसंचार के ऊपर साथियों पूरे रूप से साथियों प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध, यानी कि साथियों रोक है वो लगा दी गई थी आपातकाल के कारण। ठीक है, जब आपातकाल लागू हुआ था। और आप सभी को पता है कि आपातकाल कब लागू हुआ था साथियों, 1975 के अंदर आपातकाल है वो लागू हुआ था। और साथियों जबकि साथियों समाचार पत्र के खिलाफ भी साथियों कोई खबर है वो नहीं छाप सकता था उस समय, तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं, यानी कि रोक है वो लग गई थी साथियों। ठीक है, जनसंचार के माध्यमों के ऊपर। अगले की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रवाद के उदय के कोई आपको 2 कारण बताने हैं। तो वो एक तो हो जाएगा साथियों भाषावाद, यानी कि एक तो भाषा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग बोली जाती है साथियों। दूसरा हो जाएगा जातिवाद। ठीक है, जातिवाद, तो मतभेद पाया जाता है जातियों के अंदर भी, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन है कि संयुक्त मोर्चा सरकार की प्रमुख आपको विशेषताएं बतानी है। तो आप सभी को पता है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार वो कब बनती है, 1996 के अंदर बनती है। किसके नेतृत्व में बनती है, तो वो बनती है साथियों HD देवगौड़ा के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में, HD देवगौड़ा के नेतृत्व में बनती है साथियों। इस सरकार की साथियों महत्वपूर्ण विशेषता थी कि केंद्र सरकार में बनती है और क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के कारण से यह बनती है। एक पॉइंट ये हो गया। और इतिहास में साथियों
भारतीय राज्य व्यवस्था के इतिहास में साथियों पहली बार भारतीय साम्यवादी दल की केंद्र में मंत्रिमंडल वो स्थापित होता है। तो ये आप सभी संयुक्त मोर्चा की सरकार की विशेषताएं हैं वो बता सकते हैं। अगला देखो साथियों, वीपी मंडल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी है वो लिखनी है। तो आप सभी को पता है कि वीपी मंडल एक आदमी का नाम है साथियों, जिसका जन्म 1918 के अंदर होता है साथियों। और ये साथियों बिहार के सांसद भी रहे हैं और इन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता है वो भी की थी। और इस आयोग ने साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की थी। कितने परसेंट आरक्षण की? 27% आरक्षण की मांग है वो की थी। और साथियों आप सभी को पता है कि ये समाजवादी नेता भी थे और 1968 में ये 1.5 माह के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और 1977 के अंदर साथियों ये जनता पार्टी के अंदर स्थापित है वो हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो खंड स है वो स्टार्ट होता है, यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कहता है? और लगभग आपको 100 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना है, यानी कि साथियों कॉपी के 10 पेज, ठीक है, 10 या 12 पेज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की आपको व्याख्या करनी है। तो कौन कौन से कारक हो जाएगा साथियों? तो एक तो हो जाएगा साथियों समान राजनीतिक रूप, दूसरा हो जाएगा साथियों सहयोग की नीति, और तीसरा हो जाएगा साथियों यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव, और चौथा हो जाएगा राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव। ये आप सभी को 4 कारक वो बता देने हैं। बात करें साथियों अथवा के अंदर, चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये कर सकते हैं। अथवा के अंदर दिया हुआ साथियों चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुव विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं, देने की क्षमता है साथियों। क्या आप इस कथन से सहमत है? कोई 4 आपको तर्क है वो बताने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं? इसके अंदर आप सभी बताएंगे कि चीन और भारत है वो दोनों देश साथियों विशाल जनसंख्या वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इसके अंदर साथियों विशाल बाजार, विशाल और सस्ते यानी कि काम करने वाले आदमी हैं वो शामिल हैं भारत और चीन के अंदर। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा साथियों। दूसरी बात साथियों, एशिया के अंदर 2 प्रमुख महाशक्ति हैं साथियों, ठीक है। साधन संपन्न देश है साथियों, यहाँ पर अभी तक कोई भी सैनिक शासन है वो स्थापित नहीं हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर साथियों 2 बार सैनिक शासन की स्थापना हो चुकी है। अगला पॉइंट आप बता सकते हैं कि भारत और चीन साथियों एशिया महाद्वीप के अंदर उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं, ये आप बता सकते हैं। बस यही आपको लिखना साथियों। और ये दोनों देश साथियों यूएनओ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में साथियों समर्थन करते हैं इनका, और अपना काम पर कार्य है वो करते हैं। तो ये आप सभी इनके अंदर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है साथियों। 17वां क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के दावों को उचित ठहराने वाले कुछ कारकों का आपको वर्णन करना है। एग्जाम के लिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। अगला साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों को क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन वो करना है। चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे देश की चुनावी प्रणाली में कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। और अथवा के अंदर बात करें, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो, संक्षिप्त में आपको स्पष्ट है वो करना है। 3 नंबर का पूछा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर होता है, अपने उत्तर की पुष्टि वो आपको करनी है। अथवा के अंदर साथियों आपको ये देखने को मिल सकता है कि हमारी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष में आपको आपातकाल का क्या असर होता है, जैसे कि कार्यपालिका के ऊपर और न्यायपालिका के संबंध में। दूसरा साथियों पुलिस और नौकरशाही की कार्यवाही का। इनके अंदर आपको उत्तर वो देने का प्रयास करना है। आगे बात करें साथियों खंड द, और खंड द के अंदर आप सभी इसको देख सकते हैं साथियों। मैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि सोवियत संघ अचानक कैसे विघटित हो गया था, कोई 6 कारण आपको बताने हैं, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। देखो आगे बात करते हैं। अगला 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया साथियों, भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। अथवा के अंदर देखने को मिला साथियों वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस रूप से विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी, आर्थिक वैश्वीकरण के विरोध का समर्थन में आपको तर्क है वो देने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 22वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन मानचित्र का भी देखने को आप सभी को मिलने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। और आप सभी को पता है कि पहले चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो पहला कहता है साथियों भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको निम्न स्थानों को अंकित वो करना है, जैसे कि असम, गुजरात, मणिपुर, रामपुर, या आप ये भी कर सकते हैं कोल्हापुर, आंध्र प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र। तो सीधे इसके उत्तर की बात करते हैं साथियों। आप सभी को पता है कि रामपुर है वो साथियों नई दिल्ली के पास है,
और मध्य प्रदेश के अंदर साथियों भोपाल है, और मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भी भोपाल है साथियों। असम साथियों यहाँ पर है, मणिपुर साथियों यहाँ पर है, और महाराष्ट्र साथियों ये है, महाराष्ट्र की राजधानी साथियों मुंबई है। और साथियों यहाँ पर देखो गुजरात है। नीचे बात करें साथियों, ये हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश, जो आप सभी को पता है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य वो बनाया गया था। कब बना था साथियों? ये 1956 के अंदर बनता है। आगे देखो यहाँ तक ये साथियों, और ये देखो कोलमदूर है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। आशा करता हूँ साथियों ये पेपर है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो साथियों एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच आप शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।